हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पर्यावरण के टॉपिक पर आएंगे हम, जो हम बायोम पढ़ा रहे थे आपको पर्यावरण में। तो पारिस्थितिकी तंत्र चलेगा, बायोम के बाद पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी बोलते हैं इसको। और इकोलॉजी का जो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है, इसमें क्या अध्ययन किया था? जीव जंतु प्लस वातावरण के जो सामंजस्य है, इसके ऊपर प्रयोग किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल जी ने। कब किया था? 1869 में। तो यही ओकोलॉजी जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा है ना। ओक्योस रहने का स्थान, और लॉजी माने आपको पता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना, मतलब जीव जंतु एवं वातावरण के सामंजस्य का अध्ययन करना, इन्होंने प्रयोग किया था। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का जो व्याख्या किया गया था, तो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की जो व्याख्या की थी, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की, मतलब इकोसिस्टम की जो व्याख्या की थी, वो थे एजी टांसले। एजी टांसले थे, 1935 में इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। अब दो शब्द ये आप पीटी में क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम में भी, कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। लेकिन व्याख्या किसने की थी? वो आपके एजी टांसले साहब ने की थी। कब की थी? 1935 में, इन्होंने 1869 में। उसके बाद देखेंगे आप बायोम। बायोम क्या है? एक जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारितंत्र है, उसका एक समूह है। किस प्रकार से? मैंने आपको बताया था, जैसे ये पर्यावरण है ना। पर्यावरण में जो बायोम था, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हमने बायोम बोला था। बायोम क्या था? स्थलीय भाग, जो स्थल का भाग होता है उसको हम बायोम बोलते हैं। हमने इसको पढ़ाया था बायोम को, एक जलीय बायोम और एक आपका स्थलीय बायोम। इसी बायोम में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं। जैसे ये है शब्द इकोसिस्टम, जैसे ये बायोम है, ठीक है। बायोम में आपका ये बायोम है, ये इकोसिस्टम है, ये भी इकोसिस्टम है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। उसके बाद में दूसरा डायग्राम देखें आप। दूसरा डायग्राम देखेंगे आप कि ये आपका इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में आपका ये समष्टि है। ये क्या है? आपका इकोसिस्टम। इस एक इकोसिस्टम में 1 2 3 4, मैंने उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। एक इकोसिस्टम ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो मैं एक इकोसिस्टम को ले रहा हूँ, जो वन नाम दिया है मैंने। इस इकोसिस्टम में ये क्या है? आपका समष्टि है। और ये आपका जो अंदर है, वो आपका व्यष्टि है, मतलब एकाकी, मतलब सिंगल। ये क्या है? समष्टि। समष्टि का मतलब क्या हो गया? वो स्पीसीज, वो प्रजाति जो प्रजनन करते हैं, है ना। समष्टि का मतलब क्या है? वो प्रजाति जो इस प्रजनन करते हैं। प्रजाति कैसी हैं? एक जैसी, ठीक है। जैसे मानव है, जैसे भैंस है ना, काव है, शेर है, ये अलग अलग स्पीसीज का इकोसिस्टम। तो इसमें ही सिंगल प्रजाति मान के चलो, आपने बफेलो लिया या गाय ली या लोमड़ी लिया, ठीक है, वो स्पीसीज है सिंगल। ये उसका समष्टि है, मतलब समूह है। ये आपका क्या है? समूह। समष्टि का मतलब क्या है? आपका जनसंख्या, जनसंख्या समूह। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब इस जनसंख्या समूह में आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? आपका इंटरेक्शन हो रहा है।
आपस में क्या हो रहा है, अंतरक्रिया हो रही है इस समूह में और इस समूह में, इस समूह में और इस समूह में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अंतरक्रिया, ठीक है, अंतरक्रिया। उसके बाद देखेंगे आप, ये आपका इकोसिस्टम है ना। तो इसी में आप देखेंगे ये, ठीक है, ये आपका क्या है, समूह है, मतलब समुदाय है। और ये आपका क्या था, व्यस्त समष्टि, एक ये समष्टि, एक ये समष्टि। इसके अंदर क्या है आपको पता है, सिंगल व्यष्टि है इस पर। तो मैंने आपको बताया कि व्यष्टि मतलब सिंगल, एकाकी, मतलब जो भी प्रजाति होगी या तो वो मानव की होगी या फिर जानवरों की होगी, तो ये सिंगल प्रजाति है ना। फिर उसके बाद में समष्टि, उस प्रजाति का समूह, ठीक है, जो एक जैसे जनसंख्या वाले होंगे, मतलब एक जैसे जो जीव या प्रजाति जो प्रजनन करते हों उसको बोलेंगे उसका समूह। फिर उसके बाद में इस समूह से बनेगा समुदाय, कम्युनिटी, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद में इस समुदाय को मिला के बनेगा क्या, पारितंत्र, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम के बाद बायोम होता है, जहाँ से चालू हुए थे हम। तो ये आपका एक डायरेक्शन है, इस हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहले हुआ पर्यावरण, फिर बायोम, फिर पारितंत्र, समुदाय मतलब कम्युनिटी, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या समूह, उसके बाद में व्यष्टि मतलब सिंगल, जो भी प्रजाति हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। अब उसके बाद देखेंगे आप पारितंत्र, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे आप पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या, सजीव और निर्जीव के बीच में जो अंतरक्रिया होगी, इसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, अंतरक्रिया। सजीव में और निर्जीव में दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना। नंबर 2, ऊर्जा का ग्रहण करना, संचरण करना और स्थानांतरण करना, ये इकोसिस्टम में होता है। एक स्पीसीज अपनी एनर्जी को ग्रहण करती है, साथ में ग्रहण करने के साथ में संचयन के बाद में स्थानांतरण, ट्रांसफ़र करती है दूसरी तरफ। जैसे सूर्य है, सूर्य से एनर्जी मिलेगी पौधों को मिलेगी। पौधे क्या करेंगे, जो कंज्यूमर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनको देते हैं एनर्जी के बाद में फिर एक डिकम्पोज होते हैं जो उपभोक्ता होते हैं। फिर उसके बाद में पोषक तत्वों में वो मिट्टी में, ज़मीन में मिल जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया, साइकिल चलती रहती है। तो अनिवार्य द्रव्यों का चक्रण है ना, जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनका भी एक साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। ये पारितंत्र की ये विशेषता है। अब देखेंगे, जैसे ये सन है, सन की जो रेज है यहाँ पर इधर आ रही है, जो उत्पादक होते हैं, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। जैसे ये उत्पादक हैं, ये उपभोक्ता हैं, ये पोषक तत्व हैं, ये अपघटक हैं। कहने का मतलब जो उत्पादक होते हैं, प्रोडक्ट, ये होते हैं कंज्यूमर, ये होते हैं डिकम्पोज, और ये होते हैं पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये सूर्य से जो उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना जो फूड होता है, भोजन को प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त कैसे होता है, भोजन में क्या होता है, जैसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनका क्लोरोफिल होता है। जैसे पत्ते होते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस पत्ते पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, ये पेड़ है, तो ये कोई पत्ता है, इस पत्ते पे सूर्य की किरणें पड़ी, तो यहाँ से जो बनता है क्लोरोफिल है ना। तो यहाँ जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज में आपको प्रोटीन, जैसे वसा है ना, आपका विटामिन, प्रोटीन है, वसा है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें निर्माण होती हैं। फिर यहाँ पत्ते से वो सीधे इसमें जाती हैं, और जो शाखाएं नीचे जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वहाँ से, और जो न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन में होते हैं, ज़मीन मिट्टी में होते हैं, सॉइल्स में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से लेती है। प्लस जो आपको सूर्य से ग्लूकोज से जो प्राप्त हो रहा है वो नीचे जाता है, तो वहाँ से वृद्धि होती है पेड़ की। तो जो उत्पादक की बात की जाएगी, उत्पादक में पेड़ पौधे आएंगे। फिर उसके बाद में
उत्पादक उपभोक्ता को एनर्जी देता है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये लोग उपभोक्ता, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता से अपघटक, है ना, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ये जो डिकम्पोजर होते हैं ये ग्रहण करते हैं यहाँ से ऊर्जा। उसके बाद में ये ऐसे चलता है, अपघटक पोषक तत्व में मिल जाता है। पोषक तत्व जो ज़मीन में जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो यहाँ विलीन हो जाते हैं। उसके बाद में ये इस तरीके से चलता है, ये यहाँ से ग्रहण करता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है इस प्रकार से। उसके बाद देखेंगे आप कि जो भोजन होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऊर्जा का ग्रहण और संचयन और स्थानांतरण, है ना। तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे मानव है ना, मानव जब भोजन प्राप्त करता है ना, तो भोजन में जो कार्बनिक सम्मिश्रित यौगिकों का समूह होता है। सम्मिश्रित यौगिक किसके होते हैं? वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक। वो क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होता है ना, वसा होता है, मतलब जिसको हम फैट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन होता है। ये जो मनुष्य भोजन करते हैं, जीव जंतु भोजन करते हैं, उनको ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्राप्त होता है उस भोजन में। उसके बाद में आप देखेंगे कि पारितंत्र के जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, उस घटक के बारे में देखेंगे। इस घटक से पहले मैं आपको बता दूं, जो आप पारिस्थितिकी निकेत पढ़ते हैं, है ना, एक शब्द आता है पारिस्थितिकी निकेत। जोसेफ ग्रीनले थे, उन्होंने इस शब्द की संकल्पना की थी, इसको विस्तार से समझाया था। ये निकेत होता क्या है? जैसे आपका पारितंत्र है, ठीक है, इस पारितंत्र में इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में इसका जो डाइवर्सिटी होगी, है ना, जो विविधता होगी, इस तरीके से समझें। जैसे पारिस्थितिकी की जो डाइवर्सिटी होगी, तो वहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कैसा होगा? जटिल होगा, मतलब सघन होगा, घना होगा। जैसे जैसे आप देखेंगे इक्वेटर है, जो इक्वेटर का एरिया होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इस जगह पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जैव विविधता ज़्यादा होती है। जैव विविधता इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये 0 डिग्री है। जब विषुवत रेखा है, यहाँ से सूर्य का ताप सीधा बढ़ता है, तो यहाँ सघन होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, ताप ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे ये कंडीशन है, फिर इसके बाद ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, मतलब A B C D और E। ताप जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। ताप ज़्यादा मतलब तापमान ज़्यादा, तो डाइवर्सिटी ज़्यादा। ताप कम, सूर्य की जो इक्वेटर है विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ, तो वहाँ जैव विविधता कैसी होगी? कम होगी। तापमान कम होता जाएगा तो जैव विविधता कम होती जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र आपका कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखें आप। तो अब उसके बाद में निकेत की मैं बात कर रहा था इससे पहले। निकेत क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता जो ज़्यादा होगी, है ना, तो वहाँ जो स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम की वो ज़्यादा होगी। अब देखेंगे जैसे कि जो क्या नाम है उसका, निकेत का, पारिस्थितिकी निकेत है आपका। पारिस्थितिकी निकेत का जो आहार है ना, जो फूड बिहेवियर है, जो ऐसे बोल सकते हैं हम, जैसे फूड बिहेवियर है और जो स्टेबिलिटी है उसकी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप निकेत के बारे में समझ पा रहे होंगे। सब सरल भाषा में ऐसे समझो, मतलब पारिस्थितिकी निकेत की डाइवर्सिटी ज़्यादा, तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्टेबिलिटी जो कैसे बोलते हैं, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता ज़्यादा होगी। इस तरीके से समझो। निकेत की विविधता ज़्यादा, ठीक है, तो पारितंत्र की स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। निकेत का मतलब जैव विविधता ज़्यादा, मतलब पारितंत्र की स्थिरता ज़्यादा। तो ये इसका फॉर्मूला है निकेत का। उसके बाद देखेंगे पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट क्या क्या हैं।
कंपोनेंट देखेंगे जैविक है, अजैविक है। जैविक घटक में आपको विस्तार से अभी पढ़ेंगे, और अजैविक घटक में आपको पता है जो आपके भौतिक फैक्टर हैं, जो भौतिक कारक हैं वो आते हैं, और आपके रासायनिक कारक में जैसे कार्बनिक है और अकार्बनिक है वो आते हैं, जैसे गैस वगैरह है, सूर्य का प्रकाश वगैरह है, स्थल है ना, वायु है, ये सारी चीज़ें आपके अजैविक में आती हैं। जैसे बरसात है ना, वर्षा है, पानी है, तापमान है, सॉइल मिट्टी है, आपका जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, ये भी इसी में आती है अजैविक में। तो जैविक को देखेंगे, जैविक घटक जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में देखेंगे ऐसे जीव जो भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक का मतलब जो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। और जो भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं उपभोक्ता बोलते हैं इनको हेट्रोट्रॉप्स। तो भोजन स्वयं तैयार करते हैं, कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, है ना, पेड़ पौधे तैयार करते हैं। और ये भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, इनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। अब बायोटिक में देखेंगे आप, मैंने विभाजन किया है इसका, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ये तीनों हैं। मतलब उत्पादक मतलब जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब ऑटोट्रॉप्स, उपभोक्ता मतलब हेट्रोट्रॉप्स, अपघटनकर्ता मतलब डिकम्पोजर, इसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। उत्पादक में आता क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में आप देखेंगे प्रकाश है, जल है, मृदा है, ये प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, और उसके माध्यम से अपना ग्लूकोज के माध्यम से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन बनाने के बाद में आप देखेंगे जैसे घास है, पेड़ पौधे हैं, ये इसमें आते हैं एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद देखेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता में आप प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी उपभोक्ता, टर्जरी कंज्यूमर मतलब आपका हो गया तृतीयक उपभोक्ता, इन तीनों में बांटा है। प्राइमरी उपभोक्ता है जैसे शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब ये हो गया कि जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों पर, है ना, डिपेंड रहते हैं, उत्पादक पर ही डिपेंड रहते हैं, उसको हम हर्बीवोरस शाकाहारी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी है ना, इसी में प्राइमरी में तो ये हो गया आपका, सेकेंडरी में और टर्जरी में देखेंगे जैसे परभक्षी है। परभक्षी वो होते हैं जो प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राणियों को मारकर खाकर, है ना, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको प्रेडिटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में शेर है, चीता है, बाघ है, सिंह है, ऐसे जो जीव जो मांसाहार का भक्षण करते हैं उसको हम बोलते हैं, ये होते हैं सर्वभक्षी मतलब सर्वाहारी, इनको बोलते हैं ओमनिवोर। जो जीव जंतुओं के साथ पेड़ पौधे भी खाते हैं, जैसे सबसे एग्जाम्पल देखें आप, मानव पेड़ पौधे भी खा लेता है ना, फल वगैरह भी खाता है, अनाज वगैरह भी खाता है, और मांस भी खाता है, मांस का भी भोजन प्राप्त करता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस बोलते हैं, परभक्षी बोलते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया है, मानव है, ऐसे चील है, आपका बाज है, ये चीज़ें हैं। आप परजीवी देखेंगे, ये तीनों चीज़ इसी में आती हैं, टर्जरी में, सेकेंडरी में। इस तरीके से देखें, ये तीनों चीज़ आती हैं इसी में, कुछ सेकेंडरी में है, कुछ टर्जरी में है, मैंने कॉमन पढ़ा दिया है आपको। परजीवी देखेंगे, पैरासाइट। पैरासाइट ये होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे जूं है, जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो सर के बाल होते हैं उसमें जूं पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं। एक होता है चिलुआ। चिलुआ वो होता है जो पसीने की गंध, जैसे हमने वस्त्र पहने, वस्त्र पहनने के बाद में उतार देते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो पसीने की बू होती है उससे वो जन्म हो जाता है उनका, उनको बोलते हैं, वो अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। एक होता है जोंक, आपने देखा होगा, जो पानी में रहती है, बरसात के मौसम में निकल आती है और शरीर से चिपकने के बाद वो खून चूसती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। ऐसे ही आप देखेंगे जो जानवर होते हैं, जानवरों के जो मुलायम हिस्सा होता है उस पर चिपक जाती है, जो उसको हम बोलते हैं किलनी, जिसको हम शुद्ध भाषा में अगर बोलना चाहें ग्रामीण परिवेश में वो बोलते हैं उसको कलेजी।
है ना, जो जानवरों की जो नाजुक हिस्सा होता है, मुलायम हिस्सा होता है, वहाँ चिपक जाती है। ये एग्जाम्पल पैरासाइट है। इसी में एक पेड़-पौधे हैं जो उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आप देखेंगे जो पेड़-पौधों में अमरवेल का नाम सुना होगा, है ना? अमरवेल क्या होता है, ये दूसरों पर निर्भर होती है। ये किसी पेड़ पे जैसे करौंद है ना? ये बेर का पेड़ है, उस पे ये जाल की तरह अपना बिछा लेती है, उससे भोजन प्राप्त करती है। जो पेड़ होता है जो एकदम शुद्ध वैसा पेड़ होता है जिसको पोषक मिलता रहता है, उस पेड़ को ये क्या कर देती है, खोखला कर देती है और अपना भोजन उसी से प्राप्त करती है। इसको अमरवेल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम अमरवेल है। उसके बाद देखेंगे अपघटनकर्ता, है ना? इस मैंने एग्जाम्पल साथ-साथ बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाना, जगह नहीं है इसलिए, है ना? मैंने परवच्छी का भी बताया आपको, शेर है, चीता है ना? जो जानवर हैं, जो भोजन प्राप्त करते हैं प्राणियों से, मांस खाते हैं। सरबच्ची भी बताया, परजीवी भी बता दिया मैंने, आपके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। डिकम्पोज़र देखेंगे आप, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता का मतलब ये है, इनको हम प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। ये पेपर में कईयों में आया है। अपघटनकर्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो शायद ही कुछ हो पाता, क्योंकि ये सड़े गले कचरे को डिकम्पोज़ करता है, खाता है, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये इसमें आता है बैक्टीरिया और फंगी, जिसको हम कवक बोलते हैं, अपघटनकर्ता में ही आता है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जैसे ये कवक है आपका, है ना? जीवाणु है, बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं डिकम्पोज़र के। ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना? डिकम्पोज़ करते हैं खाने, जो भी सड़ी गली चीज़ होती है, जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट होते हैं, वस्तुएँ होती हैं, उनको, है ना? एक होता है मृतजीवी। मृतजीवी वो होते हैं जो, जैसे ईस्ट है ना? आपका ईस्ट आता है आपका। ईस्ट के बाद में आप देखेंगे वो मृतजीवी में आता है। ये होने के बाद में आपने देखा तो आप उसके बाद देखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे जो भोज्य पदार्थों का एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होता है। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जो खाद्य श्रृंखला में इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपका फूड आएगा, है ना? खाद्य जाल, है ना? फूड वेव आएगा और आपका फूड चेन आएगा। ये आपके टॉपिक आएंगे इसी के जस्ट बाद। जैसे आप देखेंगे जो भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे की ओर भोजन का स्थानांतरण। एक से दूसरे की ओर कैसे भोजन ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप देखेंगे घास है, टिड्डा है, फिर उसके बाद में देखेंगे आप मेंढक है, फिर उसके बाद देखेंगे सांप, उसके बाद देखेंगे बाज। ये देखें आप कि एक दूसरे से कैसे भोजन ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। टिड्डा घास को खाता है, मेंढक टिड्डा को खाता है, सांप मेंढक को खाता है और बाज सांप को खाता है। ये देखेंगे सबसे पहले आप, ये आपका क्या है, उत्पादक है। ये आपका क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? प्राथमिक उपभोक्ता। ये आपका क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। ये आपका सांप और बाज क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये हुआ आपका। ऐसे ही मैंने आपको जलीय वायुम पढ़ाया था। जलीय वायुम में भी इसी प्रकार से होता है। जैसे पादप है, पादप के बाद में मछली, मछली के बाद में मांसाहारी मछली, फिर उसके बाद में आपका व्हेल मछली। तो आपने देखा कि स्थल पर जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार से उनका भोजन का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऐसे ही जो जलीय पारितंत्र हमने आपको बताया कि पादप, फिर मछली, मांसाहारी मछली, व्हेल मछली। इसका मतलब ये है, व्हेल मछली मांसाहारी मछली को खाती है, मांसाहारी मछली मछली को खाती है। जो छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ अपने पादप जो
समुद्र में जो भी पेड़ पौधे होते हैं, छोटे शैवाल वगैरह होते हैं, एल्गी वगैरह, वहाँ से भोजन अपना प्राप्त करती है। तो ये आपका एक दिशीय होता है। आपको बताऊँ, इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है? तो ये आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा जो फूड है उसके बारे में बताया जाएगा, जो खाद्य जाल है आपका, है ना? और खाद्य श्रृंखला है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा।